गायत्री जी अपने पुराने संदूक से रंग बिरंगे रेशमी धागे और सुइयां निकाल रही थीं। उनके चेहरे पर समय की गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तभी उनकी बहू कृतिका कमरे में आई और चिढ़ते हुए बोली, माँ जी, ये क्या कबाड़ फैला रखा है आपने? शाम को मेरे ऑफिस के बहुत बड़े क्लाइंट्स घर आ रहे हैं और आप यहाँ इन फालतू कपड़ों का ढेर लगाकर बैठी हैं। पूरा घर अस्त व्यस्त लग रहा है। गायत्री जी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, बेटा, ये कबाड़ नहीं है, ये बरसों की साधना है। मैं बस इन नमूनों को देख रही थी। कृतिका ने बिना कुछ सोचे समझे उनके हाथ से एक कीमती रेशमी दुपट्टा छीना और उसे कोने में फेंक दिया। कृतिका को अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल और बड़ी कंपनी की नौकरी का बहुत घमंड था। उसे लगता था कि उसकी सास सिर्फ एक बोझ है, जिसे बस घर के कोने में पड़े रहना चाहिए। गायत्री जी चुपचाप खड़ी रहीं। उनकी आंखों में नमी थी, पर जुबान पर कोई शिकवा नहीं था। शाम को वरुण ऑफिस से घर लौटा और थकान के मारे सोफे पर गिर पड़ा। कृतिका ने उसे पानी देते हुए शिकायत भरे लहजे में कहा, देखो वरुण, तुम्हारी माँ ने फिर से हॉल को दर्जी की दुकान बना दिया है। मुझे अपने सहकर्मियों के सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है जब वे देखते हैं कि मेरी सास पुराने जमाने के फटे पुराने कपड़ों पर धागे चलाती रहती हैं। हमें कुछ करना होगा। वरुण ने गायत्री जी की ओर देखा भी नहीं और अपनी पत्नी का साथ देते हुए बोला, माँ, अब आपकी उम्र आराम करने की है। ये फालतू के काम छोड़िए। कल हम आपका सारा सामान छत वाले स्टोर रूम में शिफ्ट कर देंगे। वहां आप जो चाहें करें, लेकिन मुख्य घर में ये सब फैलाव नहीं चलेगा। गायत्री जी का दिल छलनी हो गया। जिस बेटे को उन्होंने इसी सुई धागे की मेहनत से पाल पोस कर शहर का बड़ा अफसर बनाया था, आज उसे अपनी माँ के उसी हुनर से शर्म महसूस हो रही थी। उन्होंने बस एक लंबी सांस ली और अपना सामान समेटने लगी। अगले ही दिन गायत्री जी को छत पर बने एक छोटे और अंधेरे कमरे में भेज दिया गया। वहां ना तो ठीक से रोशनी आती थी और ना ही हवा का कोई इंतजाम था। वरुण और कृतिका ने सोचा कि अब माँ वहां चुपचाप बैठी रहेंगी और उन्हें किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। लेकिन गायत्री जी ने उस छोटे से कमरे को ही अपनी दुनिया बना लिया। वे सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करतीं, खाना बनातीं और फिर चुपचाप अपने कमरे में चली जातीं। उन्होंने वहां अपनी पुरानी कला को एक नई दिशा देना शुरू किया। वे पुराने कपड़ों के टुकड़ों से ऐसी अद्भुत कलाकृतियां बनाने लगीं जिन्हें देखकर किसी की भी आंखें ठहर जाएं। कृतिका अक्सर उन पर तंज कसती, माँ जी, इस उम्र में आंखों पर इतना जोर क्यों दे रही हैं? ये फालतू के कपड़े कोई नहीं खरीदने वाला। गायत्री जी बस मुस्कुरा कर रह जाती। उन्हें पता था कि हुनर कभी बेकार नहीं जाता, चाहे उसे दुनिया कबाड़ ही क्यों न समझे। कृतिका की कंपनी को एक अंतर्राष्ट्रीय फैशन ब्रांड के लिए पारंपरिक भारतीय कला का एक प्रोजेक्ट मिला था। कृतिका इस प्रोजेक्ट की हेड थी और उसे पता था कि अगर ये डील फाइनल हो गई तो उसे बहुत बड़ा प्रमोशन और बोनस मिलेगा। वो दिन रात इंटरनेट पर डिजाइन ढूंढती रहती और नए नए कलाकारों से मिलती, लेकिन उसे वो खास चीज नहीं मिल पा रही थी जो क्लाइंट को प्रभावित कर सके। उसके पास शहर के सबसे बड़े डिजाइनर्स की फाइलें थीं, लेकिन क्लाइंट को कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें भारत की मिट्टी की महक और पुरानी परंपराओं की झलक हो। वरुण भी अपनी पत्नी की इस परेशानी में शामिल था, क्योंकि इस डील से उनके घर की आर्थिक स्थिति और बेहतर होने वाली थी। वे दोनों महंगे रेस्तरां में जाकर मीटिंग्स करते और लाखों रुपए सलाहकारों पर खर्च कर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस कला की वे तलाश कर रहे थे वो उनके अपने ही घर की छत पर एक छोटे से कमरे में चुपचाप दम तोड़ रही थी। एक दोपहर जब कृतिका और वरुण घर पर नहीं थे, मोहल्ले की कुछ गरीब महिलाएं गायत्री जी से मिलने आईं। वे महिलाएं जानती थीं कि गायत्री जी सिलाई और कढ़ाई में माहिर हैं। उन्होंने गायत्री जी से प्रार्थना की कि वे उन्हें ये हुनर सिखा दें ताकि वे अपना छोटा मोटा काम शुरू कर सकें। गायत्री जी का दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने खुशी खुशी उन महिलाओं को सिखाना शुरू किया। वे उन्हें पुराने कपड़ों के बचे हुए टुकड़ों से आधुनिक बैग और कुशन कवर बनाना सिखाने लगीं। गायत्री जी ने उनसे कहा, हुनर वो संपत्ति है जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम लोग मेहनत करो, भगवान सब ठीक करेगा। धीरे धीरे गायत्री जी का वो छोटा सा स्टोर रूम एक प्रशिक्षण केंद्र बन गया। वहां खुशियां और उम्मीदें पलने लगीं। गायत्री जी को अब अकेलापन महसूस नहीं होता था, बल्कि उन्हें लग रहा था कि उनका जीवन किसी के काम आ रहा है। उन्होंने उन महिलाओं से कहा था कि वे इस बारे में वरुण और कृतिका को कुछ न बताएं, वरना वे ये सब बंद करवा देंगे। अंततः वो दिन आ ही गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट के सबसे बड़े अधिकारी मिस्टर एंडरसन कृतिका के घर आने वाले थे।
कृतिका ने घर को किसी महल की तरह सजाया था। उसने महंगे केटरर से खाना मंगवाया और घर के हर कोने को मॉडर्न लुक दिया। उसने गायत्री जी को सख्त हिदायत दी थी, माँ जी, आज आप नीचे नहीं आएंगी, अपने कमरे में ही रहिएगा और कोई शोर मत कीजिएगा, हमारे घर की इज्जत का सवाल है। गायत्री जी ने सिर झुकाकर हामी भर दी। मिस्टर एंडरसन अपनी टीम के साथ आए। वे बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक थे और भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े प्रशंसक थे। कृतिका ने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की और डिजिटल स्क्रीन पर कई मॉडर्न डिजाइन दिखाए। मिस्टर एंडरसन डिजाइन देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर वो संतुष्टि नहीं दिख रही थी जिसकी कृतिका को उम्मीद थी। वे कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जो रूह को छू जाए, न कि सिर्फ मशीनी चमन थमक हो। कृतिका के पसीने छूटने लगे क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बड़ी डील उसके हाथ से निकल रही है। मीटिंग के बीच में अचानक तेज हवा चलने लगी और बरामदे की खिड़की खुल गई। कृतिका उसे बंद करने के लिए दौड़ी। तभी उसकी नज़र सोफे के कोने पर पड़ी। वहां एक छोटा सा हाथ से कढ़ा हुआ रुमाल रखा था, जो शायद गायत्री जी वहां भूल गई थीं। उस रुमाल पर रेशमी धागों से एक मोर बना हुआ था, जो इतना सजीव लग रहा था जैसे अभी बोल पड़ेगा। मिस्टर एंडरसन की नज़र भी उस रुमाल पर पड़ी। उन्होंने आगे बढ़कर उसे उठाया और बड़े ध्यान से देखने लगे। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कृतिका से पूछा, ये मास्टरपीस किसका है? मैंने पूरी दुनिया घूमी है, लेकिन सुई का ऐसा बारीक काम आज तक नहीं देखा। क्या ये आपके किसी डिजाइनर ने बनाया है? कृतिका सकपका गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने झूठ बोलने की कोशिश की। जी, ये हमारी टीम का एक सैंपल है। मिस्टर एंडरसन मुस्कुराए और बोले, झूठ मत बोलिए, ये किसी मशीन या ट्रेनिंग लिए हुए डिजाइनर का काम नहीं है। ये किसी ऐसे कलाकार का काम है जिसने अपनी आत्मा इसमें डाल दी है। मिस्टर एंडरसन ने जिद पकड़ ली कि उन्हें उस कलाकार से अभी मिलना है जिसने वो रुमाल बनाया था। कृतिका और वरुण के चेहरे का रंग उड़ गया। वे मिस्टर एंडरसन को कैसे बताते कि ये काम उस बूढ़ी महिला का है जिसे उन्होंने घर के स्टोर रूम में बंद कर रखा है। वरुण ने बात संभालने की कोशिश की, सर वो कलाकार अभी यहाँ नहीं है। लेकिन एंडरसन बहुत अनुभवी थे। उन्होंने कहा, अगर आप मुझे उस कलाकार से नहीं मिलवा सकते तो मुझे आपकी कंपनी के साथ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे वो पारंपरिक स्पर्श चाहिए जो इस रुमाल में है। मजबूर होकर कृतिका को गायत्री जी को बुलाने के लिए ऊपर जाना पड़ा। वो बहुत डरी हुई थी। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा गायत्री जी अपनी शिष्याओं के साथ एक बड़े कपड़े पर अद्भुत पेंटिंग जैसा काम कर रही थीं। कृतिका ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, प्लीज नीचे चलिए, एक बड़े साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जो मैंने किया उसे भूल जाइए, बस आज हमारी लाज रख लीजिए। गायत्री जी ने अपनी बहू की आंखों में डर देखा और चुपचाप नीचे चल दी। जैसे ही गायत्री जी लिविंग रूम में दाखिल हुईं, मिस्टर एंडरसन सम्मान में खड़े हो गए। उन्होंने उनके हाथों को देखा जिनमें सुई चुभने के अनगिनत निशान थे। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से पूछा, क्या ये काम आपने किया है? गायत्री जी ने सरलता से जवाब दिया, हाँ बेटा, बस थोड़ा बहुत धागों से खेल लेती हूँ। एंडरसन ने जब गायत्री जी का काम विस्तार से देखा तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने गायत्री जी से उनके जीवन और उनकी कला के बारे में पूछा। गायत्री जी ने अपनी कला की यात्रा के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने गरीबी के दिनों में इसे अपना सहारा बनाया था। उन्होंने वरुण और कृतिका की तरफ नहीं देखा, जो अब शर्म से गढ़े जा रहे थे। एंडरसन ने अपनी टीम से कहा, हमें अपना पार्टनर मिल गया है। हमें कृतिका की एजेंसी नहीं, बल्कि गायत्री देवी के हुनर की जरूरत है। कृतिका और वरुण को काटो तो खून नहीं। जिस माँ को वे अनपढ़ और पिछड़ी हुई समझते थे, आज वही उनकी तरक्की का एकमात्र रास्ता बन गई थी। एंडरसन ने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव गायत्री जी के सामने रखा। मिस्टर एंडरसन ने गायत्री जी को अपनी कंपनी का चीफ आर्टिस्टिक कंसल्टेंट बनाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि गायत्री जी ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दे और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाएं। ये डील करोड़ों की थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इसका सारा श्रेय और नियंत्रण गायत्री जी के हाथों में था। वरुण और कृतिका ये सब देखकर दंग थे। उन्हें अपनी गलती का बुरी तरह एहसास हो रहा था। एंडरसन ने जाते समय वरुण से कहा, युवा पीढ़ी को लगता है कि वे बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि जिस नींव पर वे खड़े हैं वो इन बड़े बुजुर्गों के अनुभवों से बनी है। आपके घर में हीरा था और आप बाहर पत्थर ढूंढ रहे थे। मेहमानों के जाने के बाद घर में गहरी चुप्पी छा गई। वरुण अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। कृतिका भी अपनी सास से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसने अपनी सास का वो दुपट्टा उठाया जिसे उसने कोने में फेंका था और उसे सम्मान के साथ गायत्री जी के कंधों पर रख दिया। वरुण ने सिसकते हुए कहा,
माँ, मुझे माफ कर दो। मैं इतना अंधा हो गया था कि मुझे आपकी मेहनत और आपका दर्द कभी दिखाई ही नहीं दिया। मैंने आपके हुनर को बोझ समझा, जबकि उसी हुनर ने आज हमारी डूबती हुई इज्जत बचा ली। कृतिका ने भी रोते हुए माफी मांगी। माँ जी, मैंने साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मुझे अपनी डिग्री और अपनी नौकरी का इतना घमंड था कि मैं एक सच्चे कलाकार की कद्र करना भूल गई। मुझे समझ आ गया है कि असली शिक्षा और संस्कार किताबों में नहीं, बल्कि बड़ों के आशीर्वाद में होते हैं। गायत्री जी का ममतामयी दिल पसीज गया। उन्होंने अपने बेटे और बहू को गले लगा लिया और कहा, बच्चों, गलती इंसान से ही होती है। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। पैसा और शोहरत तो आती जाती रहती है, लेकिन परिवार का साथ सबसे कीमती है। मैं तुम लोगों से कोई बदला नहीं लेना चाहती, बस चाहती थी कि तुम इंसानियत को समझो। घर का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। अब वहां नफरत नहीं, बल्कि सम्मान और प्यार की महक थी। अगले दिन वरुण ने खुद माँ का सारा सामान स्टोर रूम से हटाकर घर के सबसे बड़े और हवादार कमरे में शिफ्ट किया। उसने वहां गायत्री जी के लिए एक सुंदर वर्कशॉप बनवाई, जहां वे अपनी कला को और निखार सकें। कृतिका ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया ताकि वो अपनी सास की मदद कर सके और उनके साथ मिलकर उस बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर सके। गायत्री जी ने उन मोहल्ले की महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ लिया, जिन्हें वे ट्रेनिंग दे रही थीं। अब वो घर सिर्फ एक रहने की जगह नहीं, बल्कि एक कला केंद्र बन गया था। गायत्री जी की आंखों में अब दुख के आंसू नहीं, बल्कि संतोष की चमक थी। उन्हें गर्व था कि वे न केवल अपने परिवार को सही रास्ते पर लाईं, बल्कि कई अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही थीं। वरुण ने अब अपनी माँ की कला को पूरी दुनिया को दिखाने का जिम्मा लिया। उसने सोशल मीडिया पर गायत्री क्रिएशंस के नाम से पेज बनाया, जिसे कुछ ही दिनों में हजारों लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। जो लोग पहले गायत्री जी को सिर्फ एक साधारण वृद्धा समझते थे, अब वे उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने लगे। बड़े बड़े शहरों से पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने आने लगे। एक दिन शहर की मेयर उनके घर आईं और उन्हें नारी शक्ति सम्मान से नवाजा। समारोह में गायत्री जी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने संस्कारों को दिया। उन्होंने मंच से कहा, हुनर की कोई उम्र नहीं होती और ना ही वो किसी भाषा का मोहताज होता है। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा है, तो दुनिया की कोई भी दीवार आपको रोक नहीं सकती। वरुण और कृतिका दर्शकों में बैठे अपनी माँ के लिए गर्व से तालियां बजा रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि आज उनकी पहचान उनकी अपनी नौकरी से नहीं, बल्कि गायत्री देवी के बच्चों के रूप में हो रही थी। ये उनके लिए सबसे बड़ा सबक था। समाज में अब उन वृद्धों के प्रति सम्मान बढ़ रहा था, जिन्हें लोग अक्सर बेकार समझकर छोड़ देते थे। गायत्री जी एक प्रेरणा बन चुकी थीं और उनका घर खुशियों का ठिकाना बन गया था। समय बीतता गया और रिश्तों में आई खटास अब पूरी तरह मिठास में बदल चुकी थी। कृतिका अब अपनी सास के लिए रोज सुबह उनकी पसंद की अदरक वाली चाय बनाती और उनके साथ घंटों बैठकर पुरानी कहानियां सुनती। उसे अब अपनी सास की बातों में जो बुद्धिमानी दिखती थी, वो उसे उसकी किसी भी बिजनेस बुक में नहीं मिली थी। वरुण भी अब रविवार का दिन पूरी तरह अपनी माँ के नाम रखता। वे साथ में मंदिर जाते और गरीबों की मदद करते। गायत्री जी का स्वास्थ्य भी अब पहले से बेहतर रहने लगा था, क्योंकि उन्हें अब मानसिक शांति और अपनों का प्यार मिल रहा था। एक दिन वरुण ने अपनी माँ से पूछा, माँ, जब हम आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे, तब आपको हमारे ऊपर गुस्सा क्यों नहीं आया? गायत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से नफरत नहीं कर सकती। मुझे पता था कि तुम भटके हुए हो और मेरा काम तुम्हें रास्ता दिखाना था, न कि तुमसे दूर जाना। वरुण की आंखों में फिर से आंसू आ गए और उसने अपनी माँ का हाथ चूम लिया। गायत्री देवी का काम अब केवल भारत तक ही सीमित नहीं था। मिस्टर एंडरसन की कंपनी के जरिए उनके बनाए गए डिजाइन्स पेरिस और न्यूयॉर्क के फैशन वीक में प्रदर्शित किए जाने लगे। एक बार उन्हें अपनी प्रदर्शनी के लिए विदेश जाने का न्योता मिला। वरुण और कृतिका ने जिद की कि वे भी उनके साथ चलेंगे। वहां जब विदेशी लोगों ने गायत्री जी की कला की सराहना की और उनसे ऑटोग्राफ मांगे, तो वरुण और कृतिका का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। गायत्री जी वहां भी अपनी सादगी और सूती साड़ी में ही रहीं। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारतीय परंपराएं कितनी समृद्ध हैं। वहां के बड़े डिजाइनर्स ने उनसे सीखना चाहा कि कैसे वे रंगों और धागों का ऐसा जादुई मेल बिठाती हैं। गायत्री जी ने बहुत ही विनम्रता से सबको अपनी कला के गुर सिखाए। उन्होंने वहां भी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा और हमेशा अपनी संस्कृति का प्रचार किया। लौटते समय उनके पास कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स थे, लेकिन वे सबसे ज्यादा खुश इस बात से थीं कि उनके बच्चे अब उनके साथ एक टीम की तरह खड़े थे। वापस लौटकर गायत्री जी ने एक बड़ा फैसला लिया।
उन्होंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गांव की लड़कियों के लिए एक हुनर स्कूल खोलने में लगाने का निर्णय लिया। वे चाहती थीं कि कोई भी कला संसाधनों की कमी की वजह से दम न तोड़े। कृतिका ने इस स्कूल का पूरा मैनेजमेंट संभाला। उसने वहां कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा भी दी ताकि पारंपरिक कला को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा जा सके। अब वहां की लड़कियां अपने बनाए सामान को सीधे ऑनलाइन बेच सकती थीं। वरुण ने मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स का काम देखा। ये परिवार अब एक मिसाल बन गया था कि कैसे परंपरा और आधुनिकता मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। गायत्री जी अक्सर स्कूल जातीं और बच्चों के बीच बैठकर खुद कढ़ाई करतीं। वे उन्हें सिखातीं कि सफलता का रास्ता शॉर्टकट से नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास और धैर्य से होकर गुजरता है। इस स्कूल ने देखते ही देखते पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। गरीबी दूर होने लगी और लोगों के चेहरों पर आत्मविश्वास की नई चमक दिखाई देने लगी। एक दिन गायत्री जी के पास एक सरकारी विभाग से चिट्ठी आई। सरकार चाहती थी कि वे एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्मारक के लिए एक विशाल वॉल हैंगिंग तैयार करें, जिसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी दिखाई गई हो। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और समय बहुत कम था। गायत्री जी ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अपनी सबसे काबिल शिष्याओं और कृतिका के साथ मिलकर दिन रात काम करना शुरू किया। उस विशाल कपड़े पर हर एक टांका इतिहास की कहानी कह रहा था। काम के दौरान कई मुश्किलें आईं। कभी धागे कम पड़ जाते तो कभी डिजाइन में बदलाव करना पड़ता, लेकिन गायत्री जी का हौसला कभी कम नहीं हुआ। वरुण ने सुनिश्चित किया कि उनकी मां को किसी भी चीज की कमी ना हो। ये प्रोजेक्ट न केवल एक कलाकृति थी बल्कि ये गायत्री जी की देशभक्ति और उनके समर्पण का प्रमाण भी था। जब वो काम पूरा हुआ तो वो इतना भव्य था कि उसे देखने वालों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होने वाली थी। राष्ट्रीय स्मारक पर उस विशाल कलाकृति का लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री के हाथों हुआ। जब पर्दा उठा तो सामने रंगों का एक ऐसा सैलाब था जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। प्रधानमंत्री ने गायत्री जी को मंच पर बुलाया और उनके हाथों को चूमते हुए कहा, इन हाथों ने आज भारत के गौरव को अमर कर दिया है। पूरे देश ने टीवी पर यह नजारा देखा। वरुण और कृतिका की आंखों में गर्व के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें वो दिन याद आ रहा था जब उन्होंने इसी हुनर को कबाड़ कहा था। आज वही हुनर राष्ट्र की धरोहर बन चुका था। समारोह के बाद गायत्री जी को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों की घोषणा की गई, लेकिन गायत्री जी के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वो था जो उनके बेटे की आंखों में अपने प्रति सम्मान के रूप में दिख रहा था। उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि एक माँ चाहे तो अपने घर को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को अपनी कला और संस्कारों से संवार सकती है। उस शाम जब वे घर लौटे तो पूरा मोहल्ला फूल मालाओं के साथ उनके स्वागत के लिए खड़ा था। अब गायत्री जी काफी वृद्ध हो चुकी थीं, लेकिन उनका जोश और उनकी मुस्कान वैसे ही थी। उन्होंने अपना सारा कारोबार और स्कूल का संचालन वरुण और कृतिका को सौंप दिया था। अब वे अपना ज्यादातर समय अपनी पोती के साथ बिताती और उसे भी सुई धागे की कला सिखाती। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को एक किताब में संकलित किया जिसका शीर्षक था धागों के रिश्ते। इस किताब में उन्होंने बताया कि कैसे एक छोटा सा धागा भी अगर मजबूती से बंधा हो तो वो पूरे परिवार को जोड़ सकता है। वे अक्सर कहती थीं कि इंसान को अपने पूर्वजों के हुनर और बड़ों के अनुभव का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। आज उनके घर में हर तरफ खुशहाली थी। वरुण और कृतिका अब समाज में एक सम्मानित जोड़े के रूप में जाने जाते थे, जो न केवल सफल थे बल्कि संस्कारी भी थे। गायत्री जी का वो छोटा सा स्टोर रूम अब एक म्यूजियम बन चुका था, जहां उनकी पहली कलाकृतियां आज भी रखी थीं, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि संघर्ष से सफलता का रास्ता कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी गायत्री देवी की कहानी, जिन्होंने अपने अटूट विश्वास और हुनर से न केवल अपनी पहचान बनाई बल्कि अपने भटकते हुए परिवार को भी सही राह दिखाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे घर का बोझ नहीं बल्कि वो जड़ हैं जो पूरे पेड़ को संभाल कर रखती हैं। कभी भी किसी के हुनर का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती और जो आज कबाड़ दिखता है वो कल कोहिनूर बन सकता है। अपने माता पिता का सम्मान करें और उनके अनुभव से सीखें, क्योंकि उनकी दुआओं में वो ताकत है जो आपको दुनिया के किसी भी मुकाम तक पहुंचा सकती है। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको एक नई प्रेरणा मिली होगी। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा जरूर बने।
आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छी कहानियां लाने के लिए बहुत हिम्मत देता है। तो जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारे साथ जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।